हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम अपनी लेकर आए हैं पैट 2025 की प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत प्रत्येक प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 क्वेश्चन जीएस के सम्मिलित किए गए हैं। ये जो 50 क्वेश्चन है आपके पैट 2025 का जो न्यू पैटर्न सिलेबस पे उस पर आधारित होंगे, जिसके अंतर्गत राजनीति, इतिहास, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित सभी क्वेश्चनों को इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सेट सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम जो कि कंडक्ट कराया जाना है 6 से 7 सितंबर 2025 को, उसके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ओजोन छिद्र बंद हो जाएगा, त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे, धरती का तापमान बढ़ेगा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है, उसके बाद ही हम टिक कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ओजोन की परत अगर पतली हो जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ जाएंगे। बात करते हैं ओजोन लेयर के बारे में, क्योंकि जो ओजोन लेयर बनी होती है वो O3 की बनी होती है, उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है, किन किरणों से प्रोटेक्ट करती है? तो अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमें प्रोटेक्ट करती है, जो कि आपकी रेस्पॉन्सिबल होती हैं आपके स्किन कैंसर के लिए। इसलिए अगर आपकी लेयर कम हो जाती है तो त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ जाएंगे। प्रत्येक ओजोन दिवस यानी प्रत्येक साल आपके ओजोन दिवस की तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 16 सितंबर को आपके प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? 1924, 1936, 1932, 1948। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो छुआछूत उन्मूलन और दलित वर्गों का उत्थान करना इसका उद्देश्य है। इसकी स्थापना कब की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं? गांधी जयंती, राष्ट्रीय संविधान दिवस या स्वतंत्रता दिवस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को किस त्योहार पर आपका फहराते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके प्रधानमंत्री आपके राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं दिल्ली के लाल किले पर। जबकि गांधी जयंती पर ऐसा कुछ नहीं होता है। गांधी जयंती आपकी 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है, जबकि भारतीय संविधान दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को, और प्रत्येक 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है आपका स्वतंत्रता दिवस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किस वर्ष इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? 1896, 1816, 1876, 1888। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि किस वर्ष आपकी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपकी की गई है, किसके द्वारा की गई है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, स्थापना की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1876 में। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो उस समय आपकी इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। लेकिन आपके 1885 में ही आपकी आईएनसी की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसमें आपके सेकंड अधिवेशन अर्थात 1986 में इंडियन एसोसिएशन को किस में सम्मिलित कर दिया गया? राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित कर दिया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पैंतालासा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महासागर, मृदा, वायुमंडल या फिर महाद्वीप। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है पैंतालासा शब्द की कि इसका संबंध किससे है?
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, इसका संबंध महासागर से है। जो भी आपका महासागर है उसे हम पैंथालासा कहते हैं, लेकिन जो आपके महाद्वीप है वो किसका भाग होता है, वो आपके अंगारा लैंड का भाग होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी का अनुभव करेंगे, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल वैसाखी का अनुभव करेंगे। पहले आंसर देख लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल। अब ये काल वैसाखी क्या है तो वो भी समझ लीजिए। तो पश्चिम बंगाल में आपके ग्रीष्म काल में, किस काल में, आपके ग्रीष्म काल में जो बारिश होती है उसे हम काल वैसाखी कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से पहले भी कई बार क्वेश्चन ये आपका पूछा जा चुका है कि काल वैसाखी का संबंध किससे है। तो काल वैसाखी का संबंध आपका पश्चिम बंगाल से है। ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं, गुड फ्राइडे, ईस्टर, हैलोवीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, गुड फ्राइडे के रूप में ईसाई लोग मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था, दशरथ, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, राजा अशोक के समय पर यह युद्ध लड़ा गया था। राजा अशोक के समय ये युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये युद्ध लड़ा गया था आपका 261 BC पूर्व आपका ये युद्ध लड़ा गया था। या फिर उनसे ये बात कहें कि उनके शासनकाल, जब से वो आपके राजा बने थे, शासनकाल के 8वें वर्ष इन्होंने ये युद्ध लड़ा था। ये युद्ध आपका कलिंग का युद्ध है। कलिंग का युद्ध कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है। उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी, तो उस समय कलिंग की राजधानी थी आपकी तोसली। इस युद्ध के बाद में ही आपके राजा अशोक ने रक्तपात को बिल्कुल ही त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट इन्होंने कर लिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या फिर लक्ष्मी राव। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, एनी बेसेंट आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। अब बात करते हैं कि ये क्या आपकी इंडियन महिला थी, तो ये नहीं, ऑल ओवर महिला का क्वेश्चन आएगा तो आप एनी बेसेंट का नाम टिक करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय कौन सी महिला थी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू आपकी पहली इंडियन फीमेल हैं जो कि आपकी बनी थी अध्यक्ष। अब ये दोनों कब कब बनी है ये भी देख लीजिए। एनी बेसेंट जो आपकी अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी 1917 में। 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये आपके कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। जबकि आपकी सरोजिनी नायडू आपके कब बनी थी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में। कहाँ पर बनी थी, तो ये कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया, गुरुमुखी, हिंदी, उर्दू या फिर मराठी। तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि 1 नवंबर 1913 में गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया है। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, उर्दू भाषा में इसका पहला अंक प्रकाशित किया गया है। अब बात करते हैं गदर की। तो गदर की स्थापना हुई है आपकी 1 नवंबर 1913 में। ये क्या है आपका, एक क्रांतिकारी संगठन है। क्या है आपका, एक क्रांतिकारी संगठन है जिसकी स्थापना आपकी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है आपका, तो सैन फ्रांसिस्को है आपका अमेरिका में।
याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, ये आपका काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना का उद्देश्य था आपके भारत को आज़ाद कराना। क्या है आपका? भारत को आज़ाद कराना इसका उद्देश्य था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 14, 12 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात की जा रही है कि कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो विभाजित है आपके 15 अधिकरणों में। अब अर्थशास्त्र की जो पुस्तक लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा, क्या ये पैसे से रिलेटेड है? तो ये नहीं, ये आपकी राजनीति से आपकी प्रेरित बुक है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। राजनीतिक शास्त्रों की ये बुक है जिसमें आपके शासन को कैसे चलाया जाता है, राजा का क्या कर्तव्य है, ये सब इससे आपके संबंधित है। बात करते हैं कौटिल्य की। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य का दूसरे नाम और क्या क्या हैं? तो कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जो कि इनका नाम फेमस है। और इनके बचपन का नाम अक्सर करके पूछा जाता है। तो बचपन का नाम है इनके विष्णुगुप्त। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? लोथल, रोपड़, कालीबंगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है किस हड़प्पा स्थल में लकड़ी से कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कालीबंगा। अब कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? ये तो आपका नाम कालीबंगन के नाम से भी आ सकता है या कालीबंगा के नाम से भी आ सकता है। ये आपके राजस्थान में स्थित है। अब राजस्थान में किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपके गंगा नदी के किनारे पर आपका ये स्थित है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यहीं पर आपके कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, कालीबंगा में आपकी लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? 9वें, 10वें, 11वें या फिर 12वें? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि अपने शासनकाल के किस वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, आपके 10वें शासनकाल में, शासनकाल के वर्ष में उसने बोध गया की यात्रा की थी। अब बोध गया की यात्रा की थी। बोध गया क्यों फेमस है आपका? तो बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बोध गया वर्तमान में कहाँ पर है? तो बोध गया आपके वर्तमान में बिहार के गयाजी जिले में है। कहाँ पर है आपका? गयाजी जिले में है। ये ध्यान रखिएगा। गयाजी जिले का नाम पहले गया था, अब गयाजी नाम कर दिया गया है। अशोक कैसे वंश का राजा था? तो अशोक आपके मौर्य वंश का राजा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10। द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? चाणक्य, एडम स्मिथ, मैकियावेली या फिर डेविड रिकार्डो? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है द वेल्थ ऑफ नेशन की, किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एडम स्मिथ के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। एडम स्मिथ कौन है? तो एडम स्मिथ को ही हम द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं चाणक्य का। तो चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है अर्थशास्त्र। देखिए नाम ही इसका ओनली अर्थशास्त्र है, लेकिन ये किसकी पुस्तक है? राजनीतिक आपके शासन की ये पुस्तक है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसी तरह से आपके द मैकियावेली है। मैकियावेली के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो द प्रिंस पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, जो कि काफ़ी फेमस है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एडम स्मिथ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? 10 लाख जीतल, 1 लाख जीतल, 2 लाख जीतल या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए यहाँ बात की जा रही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था। अर्थात इल्तुतमिश आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? आपका इल्तुतमिश आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसे मात्र 1 लाख रुपए में खरीदा गया था। 1 लाख जीतल में खरीदा गया था, इसलिए हम इसके दूसरे नाम से भी जानते हैं 1 लाख दिनारी। क्या नाम से जानते हैं? 1 लाख दिनारी के नाम से भी इस व्यक्ति को हम जानते हैं। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपनी बेटी के साथ में ब्याह कर दिया गया था और उसके बाद में गुलाम वंश का ये दूसरा राजा बना था। वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपका ये गुलाम वंश का। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका शासनकाल आपका इल्तुतमिश का 1210 से लेकर 1236 तक इसका शासनकाल रहा है। इस चीज़ को भी आपको याद करना है। इल्तुतमिश की ही बिटिया का नाम है आपका रजिया सुल्तान, जो कि आपकी पहली मुस्लिम शासिका बनी थी दिल्ली सल्तनत में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? कोर्सिका, एल्वा, माजुली या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कौन से द्वीप पर आपके नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट के अक्सर आप नाम जानते हैं। इसका जन्म जो फ्रांस में हुआ था, फ्रांस का राजा था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, कोर्सिका द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। अब नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ है वो भी देख लीजिए। तो इसका जन्म आपके 15 अगस्त 1769 में इनका जन्म हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट का। ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये आपका बिलोंग करता है आपके यूरोप के फ्रांस कंट्री से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इराक, मंगोलिया, चीन या फिर भारत? तो देखिए तकला मकान मरुस्थल की बात की जा रही है कि ये मरुस्थल किस देश में आपका स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ये चीन में आपका स्थित है। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। भारत के कौन से डायरेक्शन में है? तो भारत के ये नॉर्थ डायरेक्शन में ये देश स्थित है। अदर ऑप्शन देख लीजिए, जैसे आपका मंगोलिया है तो मंगोलिया में कौन सा डेजर्ट है या फिर मरुस्थल है? तो मंगोलिया में आपका गोबी का डेजर्ट ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा, गोबी का मरुस्थल। इसी तरह से अगर मैं भारत की बात करूं तो थार डेजर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, थार मरुस्थल के बारे में आपको पता होना चाहिए। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत क्या कहलाती है? क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समता मंडल या फिर ओजोन मंडल? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि मौसम की सभी दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, क्षोभमंडल में जितनी भी आपकी घटित होने वाली घटना है वो सभी क्षोभमंडल में घटित होती हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का? तो मान के चलिए ये आपकी अर्थ है और वायुमंडल को हमने 4-5 परतों में हम डिवाइड करते हैं। तो जो आपकी नंबर पहली वाली ही परत होती है, इस वाली परत को हम कहते हैं क्षोभमंडल। और क्षोभमंडल में ही आपकी जितनी भी विभिन्न प्रकार की मौसम की घटनाएं घटित होती हैं, इसी में घटित होती हैं। इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? तो मैक्सिमम इसकी हाइट 15 किलोमीटर तक होती है आपके अर्थ के सरफेस से ऊपर तक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए आदर्श मानी जाती है? शुष्क मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सी मिट्टी कपास के लिए आदर्श मानी जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, काली मिट्टी को हम कपास के लिए आदर्श मिट्टी मानते हैं। अब काली मिट्टी आपके दूसरे नाम से भी जानती है, इसे हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही इसमें गर्मी पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ये किसके लिए जानी जाती है? तो कपास के लिए जानी जाती है काली मिट्टी।
ये भारत के कौन से एरिया में पाई जाती है? तो भारत के पश्चिमी एरिया में ये पाई जाती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा किस राज्य का नाम है? वो है आपका महाराष्ट्र। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, चीन, अमेरिका या फिर मैक्सिको? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, प्रोडक्शन करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, चीन दुनिया के सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन करता है। जबकि अलग अलग देख लीजिए, भारत सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन करता है? तो भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट करता है आपका मिल्क का, लगभग 25% ऑल ओवर द वर्ल्ड का प्रोडक्शन करता है भारत। अमेरिका में किसका नाम है? तो अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है आपके सोयाबीन। मैक्सिको की अगर बात की जाए तो ये चांदी के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा चांदी का निर्माण आपका यहीं पर किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चावल का सबसे बड़ा प्रोडक्शन आपका करता है चीन। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई? 1952, 1978, 1983, 1964? तो देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय वन नीति के बारे में बात की जा रही है कि किस वर्ष लागू की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1952। 1952 की भारतीय राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने % आपका फॉरेस्ट होना कंपलसरी है? तो इसके दो चीज़ें देख लीजिए। अगर आपका कोई मरुस्थल है या फिर कोई मैदानी भाग है, वहाँ पर आपका कितना होना चाहिए? तो वहाँ पर आपका 33% फॉरेस्ट होना कंपलसरी है। जबकि अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर कितना होना अनिवार्य है? तो वहाँ पर आपका 66.67% जंगल होना, फॉरेस्ट होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं भारत के फॉरेस्ट्री एरिया का जो सर्वे वगैरह किया जाता है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो संस्था आपकी स्थित है देहरादून में। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। किस देश में झूम खेती को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? अर्जेंटीना, कांगो, वेनेजुएला या फिर मैक्सिको? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किस देश में झूम खेती को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं झूम खेती क्या है। तो झूम खेती को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए। मान के चलिए कुछ आदिवासी लोगों ने यहाँ पर क्या किया, आपकी कृषि की। और ये कृषि कैसे की जाती है? तो यहाँ पर एग्रीकल्चर किया है, जंगलों को काट के उन्होंने ज़मीन बनाई है। क्या किया? जंगलों में काट के ज़मीन बनाई और यहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर किया। लेकिन कुछ समय क्या हुआ कि इसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई। क्या हो गई? फर्टिलिटी ख़त्म हो गई। तो अब ये सेम प्रोसेस आपके यहाँ पर जंगलों को काट के अपनी एग्रीकल्चर द्वारा से करने लग जाएंगे, क्योंकि जंगलों को काट देते हैं, आग लगा देते हैं, तो वहाँ पर उसकी राख में बीज डाल देते हैं और वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करने लग जाते हैं। तो आपकी इसी तरह से आपके अगर वहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो आपके दूसरी जगह पर जंगलों को काटेंगे और वही प्रोसेस आपका दोबारा से रिपीट करेंगे। इसी खेती को क्या कहते हैं? इसी खेती को हम झूम कृषि कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी क्या है आपका? स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि भी इसका दूसरा नाम है। अगर आपका इंग्लिश में आप याद कर पाओ, या फिर इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं भारत में, कर्तन एंड दहन, काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ये भारत के किस एरिया में की जाती है? तो भारत के ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है सबसे ज़्यादा वहाँ पर की जाती है। पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी, शकुंतला बाई, जैसन रेड्डी या विनोबा भावे? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विनोबा भावे के द्वारा रक्तहीन क्रांति की शुरुआत की गई है। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई है विनोबा भावे के द्वारा 1951 में।
यानी आज भारत के आज़ाद होने के बाद इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम भूदान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अब भूदान आंदोलन क्या था वो भी समझ लीजिए। विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारत जब आज़ाद हुआ था तो कुछ ज़मींदारों पर आपकी ढेर सारी ज़मीन थी, तो उस ज़मीन को फ्री ऑफ कॉस्ट में गरीब लोगों को दान करने के लिए प्रेरित किया गया था। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा सफल भी रहे थे। लोगों को इक्वलिटी लाने के लिए, लोगों को रोज़गार मिलने के लिए ज़मीन मिल गई, इसलिए हम इस भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा 1951 में की गई। मुंबई में सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1854, 1864, 1872, 1876। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि मुंबई में सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई है। आपको ये भी लर्न करना है कहाँ पे की गई है, मुंबई में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1854 में इसकी स्थापना की गई। भारत के किस पठार में लौह और इस्पात उद्योग, यहाँ पे लोग नहीं है, क्या है आपका लौह है, लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, मारवाड़ का पठार या फिर मालवा का पठार? तो देखिए भारत के किस पठार में यहाँ पर क्या पूछा गया है, लौह और इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण है, सर्वाधिक है यहाँ पे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके बिहार, इधर आपका झारखंड है और इधर आपका उड़ीसा है। तो इन तीनों का जो बॉर्डरिंग एरिया है, इस क्षेत्र में आपका स्थित है छोटा नागपुर का पठार। इसमें ढेर सारे पठार आते हैं। इसे हम रूर प्रदेश ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश भी इसे हम कहते हैं। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछे गए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, छोटा नागपुर का पठार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन अस्पृश्यता का प्रावधान का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 17। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन अस्पृश्यता का प्रावधान किया गया है, यानी अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है। आर्टिकल नंबर 17 में ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। तो आर्टिकल नंबर 14 किससे संबंधित है? तो ये आपकी समता से संबंधित है, इक्वलिटी से संबंधित है। 19 किससे संबंधित है? तो 19 आपके फ्रीडम से संबंधित है कि आपको कौन कौन सी फ्रीडम यहाँ पर प्रदान की गई हैं। और ये आपका जो संबंध है वो गिरफ्तारी से आपका संबंध है कि आपको गिरफ्तारी के संबंध में कौन कौन से अधिकार आपको फ्रीडम के प्राप्त हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 17 में आपके अनटचेबिलिटी को, उन्मूलन को बैन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत ब्रिटेन, सोवियत संघ या फिर ब्रिटेन या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, अंगीकृत किए गए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है। जबकि सोवियत संघ से, यानी जिसे हम USSR कहते हैं उस समय, और ये वर्तमान में क्या है आपका रूस है, वहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। क्या लिए हैं? आपके मौलिक कर्तव्यों का ग्रहण किया गया है आपके रूस से। ब्रिटेन से क्या लिया? तो ब्रिटेन से तो मोस्टली चीज़ें ली गई हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण की है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, संयुक्त राज्य अमेरिका। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, संविधानों के उपचारों का अधिकार। ये कहाँ पर आपको दे रखा है? तो ये दे रखा है आपके आर्टिकल नंबर 32 में।
इसे किसके द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय पुकारा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। अब उनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया था वो भी समझ लीजिए। संविधान आर्टिकल नंबर 32 ये कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, क्या होता है, मौलिक अधिकारों का आपका अगर हनन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो, तो आप डायरेक्ट आपके आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसलिए आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। जबकि दूसरे व्यक्तियों ने हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, तो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तावना को कहा गया है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1951, 1998, 1980, 1978। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है। भारतीय जनता पार्टी की हाल ही में आपकी सरकार बनी है, वर्तमान में एनडीए की सरकार है, यानी उनके गठबंधन की सरकार है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वर्ष आपकी स्थापना की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 1980 में इसकी स्थापना की गई है। अदर भी देख लीजिए क्योंकि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं आती हैं। आईएनसी है उसकी स्थापना कब की गई है, यानी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई है, तो 1885 में इसकी स्थापना की गई है। इसी तरह से आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जिसे हम कहते हैं उसकी स्थापना कब की गई है, तो उसकी स्थापना की गई है 1925 में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब की गई है, जिसे हम बीएसपी कहते हैं, उसकी स्थापना आपके 1984 ईस्वी में की गई है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आपकी एनडीए की आरजेडी, एनडीए जनता यूनाइटेड दल जेडीयू, आरजेडी की स्थापना कब की गई है, तो आरजेडी की स्थापना की गई है आपके 1997 में। और जेडीयू की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो उसकी स्थापना की गई है 2013 में। आम आदमी पार्टी की, जो कि आपकी कई बार पूछ ली जाती है कि आप जो आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई है, 2012 में। क्वेश्चन में पूछा गया था आपके भारतीय जनता पार्टी के बारे में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? 19, 33, 18 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है 11वीं अनुसूची में कितने विषय आपके प्रावधान किए गए हैं या फिर दिए गए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, आपके 29 विषय दिए गए हैं। जबकि आपके जो नगर पालिका का आपका होता है शहरी स्थानीय होता है, शहरी शासन होता है, अनुसूची नंबर 12वीं में कितने आपके दे रखे हैं, तो वहाँ दे रखे हैं आपको 18 विषय। इसे भी आप याद रखेंगे, ये आपके शहरीकरण से आपका संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 29, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं। कारखाने तथा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता तब तक उसकी आयु कम से कम कितनी नहीं होनी चाहिए? 18 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 16 वर्ष। तो देखिए ये बात की गई है कि कब तक व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता, जब तक उसकी उम्र कितनी ना हो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, आपके जब तक किसी व्यक्ति की 14 वर्ष से आयु ज़्यादा नहीं हो जाती है तो उसे कारखाने वगैरह में काम नहीं करने दिया जाएगा। ये आपके इसका इम्पोर्टेंट पक्ष है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आयरलैंड, भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए मंत्रिमंडल पद्धति यहाँ पे सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी देन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ब्रिटेन की। इसे हम संसदीय प्रणाली भी कहते हैं, मंत्रिमंडल सिस्टम भी कहते हैं, यहीं से हमने ग्रेड किया हुआ है।
बात करते हैं कि आपके आयरलैंड से हमने क्या प्राप्त किया है, तो आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व आपके यहीं से लिए गए हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पता नहीं किससे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या ग्रेड किया है, तो वहाँ से हमने ग्रेड किया है आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के साथ साथ में और क्या ग्रेड किया है, जो आपकी प्रस्तावना है उसे भी हमने वहीं से ग्रेड किया हुआ है। लेकिन प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था मंत्रिमंडल पद्धति और सामूहिक जिम्मेदारी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष का है, 2005, 2009, 2006 या 2008। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी किस वर्ष का है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, नरेगा कहते हैं। आप इजीली तरीके से समझ पाएंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 2005। 2005 में ये आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट आया था। जबकि इसे लागू कब किया गया, इसे लागू किया गया आपके 2 फरवरी 2006 में। कहाँ से लागू किया गया है, इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये लागू किया गया था आपके अनंतपुर से। कहाँ से किया गया है, अनंतपुर से आपका लागू किया गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है आपका, वहाँ से इसे लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। जबकि स्टार्टिंग में ये मात्र 200 ही ज़िलों में ये स्टार्ट किया गया था, लेकिन 2008 में इसको पूरे भारत में इसे क्या कर दिया गया, एक्सटेंडेड कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूरे भारत में कब लागू कर दिया गया इसे, तो ये 2008 में। लेकिन 2009 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, मनरेगा भी नाम परिवर्तन करके कर दिया गया इसका 2009 में। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है, तो इसके अंतर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक जो अशिक्षित व्यक्ति हो या शिक्षित व्यक्ति हो उसे साल में 100 दिन का कार्य देना अनिवार्य है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कितने जिलों में शुरू किया गया, 100, 150, 120 या फिर 140। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, काम के बदले अनाज प्रोग्राम कितने जिलों में प्रारंभ किया गया है। तो पहले आंसर देख लेते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 150 जिलों में यह प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, 2004 में। सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था आपके राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 5वीं पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना क्या कहलाती है, सामान्य, एकीकृत, रोलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है, 5वीं पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजनाएं क्या कहलाती हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, रोलिंग योजनाएं आपकी कहलाती हैं। अब बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की और छठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच का जो शासनकाल है वो कौन सा है, तो आपकी जो 5 ईयर प्लान है, 5th क्या है आपका 5 ईयर जो आपका प्लान है उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो उसकी शुरुआत हुई थी आपके 1969 से 1974। जबकि आपकी जो 6th 5 ईयर प्लान था वो कब स्टार्ट हुआ था, तो वो स्टार्ट हुआ था आपके 1980 में से लेकर 1985 तक। तो ये जो 2 साल का गैप रहा था आपका 1978 और आपका 1989 एंड 1989 टू 80, ये जो 2 साल का गैप रहा है, यहाँ पर आपकी सरकार किसकी आई थी, जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनी थी। और उन्होंने 5 ईयर प्लान को एक्सटेंड कर दिया गया था, बुला दिए गए थे, इसको बंद कर दिया गया था। इनके द्वारा आपकी स्टार्ट की गई थी 1 ईयर प्लान, क्या है, रोलिंग स्कीम स्टार्ट की गई थी, जिसकी वैलिडिटी कितनी थी, 1 वर्ष की थी, कि हम प्रत्येक 1 वर्ष के लिए अपने लक्ष्यों को डिसाइडेड करेंगे। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, रोलिंग।
भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 23 दिसंबर, 11 21 नवंबर या फिर 20 नवंबर। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है आपकी कंज्यूमर डे की किस तिथि को मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, विश्व ओजोन दिवस 15 सितंबर या फिर विश्व पर्यावरण दिवस 1 जून। तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विश्व ओजोन दिवस 15 सितंबर को ना सेलिब्रेट करके कब मनाई जाती है? आपकी 16 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन आपका सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखी गई? अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंभवम, रघुवंशम या फिर राजतरंगिणी। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है कालिदास जी के द्वारा कौन सी रचना इनमें से नहीं लिखी गई। देखिए अक्सर करके आपकी लिखी हुई रचना पूछी जाती है, लेकिन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही आंसर को टिक करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आपकी राजतरंगिणी कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखी गई। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी कल्हड़ के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब इस पुस्तक में कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, किसके बारे में लिखी गई है? तो ये आपका इतिहास बताता है। अब किसका इतिहास बताता है? तो ये आपके कश्मीर में जो राजा हुए थे उनके राजवंश के बारे में ये इतिहास बताता है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, ना कि कालिदास जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? देखिए यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 का आई, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर मोस्टली सारे ही आपके क्या हैं? सम्मिलित हैं। इसलिए आप 243 को आई की जगह क्या कर लीजिए? के कर लीजिए। यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि अनुच्छेद 243 का के राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका राज्य निर्वाचन आयोग से। राज्य निर्वाचन आयोग का संबंध है आपके 243 का के, जबकि 243 का आई किससे संबंधित है आपका? तो वो संबंधित है आपके राज्य वित्त आयोग से। तो इस प्रकार आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर के द्वारा नहीं लड़ा गया? खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कौन सा युद्ध आपके बाबर के द्वारा नहीं लड़ा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो बिलग्राम का युद्ध आपका 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। किन के मध्य में? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें आपके शेर शाह सूरी की क्या हुई थी? आपकी विजय हुई थी। हुमायूं आपका हार गया था। उसके बाद में ही आपके सूरी वंश की यहाँ पे स्थापना हुई थी। सूरी डायनेस्टी की स्थापना हुई थी आपकी 1540 में दिल्ली में। ये भी आपको स्टार्टिंग से ही आपको याद रहनी चाहिए चीज़ें। अब बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? खानवा का युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का युद्ध लड़ा गया, चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। पानीपत बाबर मुगल कालीन का संस्थापक माना जाता है, जो कि पानीपत की प्रथम लड़ाई मानी जाती है 1526 की। अब बात करते हैं बाबर की। तो बाबर आपका कौन था? तो ये आपके मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। आपका भारत में मुगल किंग था, ये बात भी आपको याद रखनी है। इनकी डेथ कब हो जाती है? तो इसकी डेथ हो जाती है आपके 1530 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिलग्राम का युद्ध। दुनिया का सबसे तेज सुपरफास्ट कंप्यूटर कौन सा है? एल कैपिटन, फ्रंटियर, एरोरा या फिर ईगल। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सबसे तेज सुपरफास्ट कंप्यूटर कौन सा है।
तो सही आंसर होगा आपका EL कैपिटन दुनिया का सबसे सुपरफास्ट कंप्यूटर है। बात करते हैं पहले और दूसरे नंबर पर किसका स्थान है। तो पहले नंबर पर आपका EL कैपिटन है, दूसरे नंबर पर आपका फ्रंटियर है और तीसरे नंबर पर आपका एरोरा है। इन चीज़ों को भी आपको याद करना है, ध्यान रखिएगा। जबकि भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है आपका ऐरावत, जो कि आपका लगा हुआ है सीडेक में। सीडेक कहाँ पर है, तो ये आपके पुणे में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, EL कैपिटन दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ की जाएगी, दक्षिण अफ्रीका, चीन, ब्राज़ील या फिर रूस। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2025 की बैठक अभी भी कंसीडर नहीं की गई है, बैठक कहाँ पर की जानी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक ब्राज़ील में की जाएगी। जबकि 2024 में इसकी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, तो 2024 में इसकी बैठक की गई थी आयोजन आपके कजान शहर में, और ये है आपके रूस में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ब्राज़ील। सत्र 2025-26 के लिए बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है, 2,775 रुपये, 2,369 रुपये, 4,886 रुपये या फिर 2,400 रुपये। तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि सत्र 2025-26 के लिए बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना निर्धारित किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 2,775 रुपये आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है बाजरे का। अब बात करते हैं कि MSP होता क्या है। तो MSP आपका एक रेट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है कि इससे कम रेट पर अगर आपके मार्केट में किसी भी जो आपके अनाज है उसकी वैल्यू है, तो ये खरीदेगी कौन, गवर्नमेंट खरीदेगी, जिससे कि आपकी किसान लोगों को घाटा ना हो। बात करते हैं MSP का निर्धारण कौन करता है। तो MSP का निर्धारण करता है CACP के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसकी स्थापना 1965 में आपकी हुई थी। ये आपका 22 फसलों का आपका निर्धारण करता है आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य। जबकि आपकी जो 23वीं फसल है गन्ना, क्या है आपकी, जो आपके शुगर केन है वो MSP पे ना बेचकर आपके FRP पर आपके बेचा जाता है। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 2,775 रुपये। जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की अध्यक्षता किसने की, नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, सुब्रमण्यम रमन या शैलेंद्रनाथ गुप्ता। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, कि इसकी अध्यक्षता किसने की है जून 2025 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भूपेंद्र यादव के द्वारा इसकी बैठक की अध्यक्षता की गई है। बात करते हैं कि बैठक कहाँ पर की गई थी। तो बैठक की गई थी आपके न्यू दिल्ली में, अर्थात आपकी इसकी पहली बैठक है ये, जिसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया और बैठक का अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव ने, जो कि आपके पर्यावरण मंत्री हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत का 58वां वाघ अभयारण्य माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो देखिए यहाँ पे बात क्या की जा रही है, माधव राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। ये किस राज्य में है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। इसी के साथ में आपके जो टोटल भारत में बाघ अभयारण्य हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, आपके 58 बाघ अभयारण्य हो गए हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है। इनकी स्थापना क्यों की जाती है, तो इनकी स्थापना की जाती है आपके टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए आपका टाइगर प्रोजेक्ट आपका क्या है, एक पहल चलाई गई थी। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था, तो टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है आपके 1973 में। इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। जून 2025 तक भारत में कितनी आर्द्र भूमियों की संख्या है, 51, 95, 96 या फिर 97। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है जून 2025 की, कि भारत में कितनी आर्द्र भूमियों की संख्या है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1,
91 आंध्र भूमि हो चुकी हैं आपके जून 2025 में भारत की। हाल ही में आपकी 2 और भूमियों को इसमें ऐड किया गया था जो कि उदयपुर की थी। बात करते हैं कि आपके आर्द्र भूमियों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपके रामसर सम्मेलन के द्वारा आपका किया जाता है। एक सम्मेलन हुआ था रामसर सम्मेलन जिसे कहा जाता है, कब हुआ था ये, 1971 में हुआ था, जो कि आपका एक ईरान का शहर है। इसमें कहा गया था कि जितनी आंध्र भूमि है उनको हम संरक्षण प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, संरक्षण प्रदान करेंगे, जिससे कि प्रकृति अपनी बची रहे। बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा आपकी आर्द्र भूमि किसके पास है, तो आपके तमिलनाडु के वर्तमान में सबसे ज़्यादा आपकी आर्द्र भूमि है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में 20 है और उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट आपकी 10 है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जून 2025 तक 91 आपकी भूमियाँ हैं। कासमपट्टी बीरा कोविल पवित्र उपवन किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या फिर तेलंगाना। देखिए यहाँ पर तेलंगाना आपका 2 बार हो चुका है, इसको काट करके आप आंध्र प्रदेश कर लीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कासमपट्टी बीरा कोविल पवित्र उपवन कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु की आपकी राजधानी क्या है, तो तमिलनाडु की राजधानी है आपकी चेन्नई। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 12 अक्टूबर 2024 को वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखिए यहाँ पे 12 अक्टूबर 2024 की बात की जा रही है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, जिसे हम HAL के नाम से जानते हैं, इसे वित्त मंत्रालय ने आपका महारत्न का दर्जा दिया है। वर्तमान में आप पे कितनी महारत्न का दर्जा दिया जा चुका है, तो आपके टोटल 14 कंपनियां हैं जिनकी महारत्न का दर्जा दिया जा चुका है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नमूना पंजीकरण प्रणाली जून 2025 के अनुसार सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है, मध्य प्रदेश, बिहार, मणिपुर या फिर नागालैंड। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है नमूना पंजीकरण प्रणाली 2025 के अनुसार किस राज्य की सबसे अधिक मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य की ये नमूना दर कितनी है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 40 प्रत्येक 1000 बच्चों में से इनकी हत्या हो जाती है या फिर मृत्यु हो जाती है। सॉरी, हत्या वर्ड गलत है आपका, डेथ वर्ड आएगा यहाँ पे, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, आपका मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, भारत का इथोपिया। ये जो टर्म है आपका भारत का इथोपिया, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि भारत का इथोपिया कौन सा राज्य आपका कहलाता है। यानी सबसे हाईएस्ट रेट है आपकी डेथ की शिशु की मध्य प्रदेश में, जबकि सबसे कम किसकी है, तो ये मणिपुर की है। मिनिमम डेथ रेट है 3/1000 की। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ब्राज़ील, अजरबैजान, दक्षिण अफ्रीका या फिर रूस। तो देखिए हम संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2025, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, कॉप कहते हैं। और ये कॉप कौन सी बैठक कॉप की, तो कॉप की 30 बैठक होगी, जिसका आयोजन कहाँ पे किया जाना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, इसका भी आयोजन आपके ब्राज़ील में किया जाएगा 2025 में। जबकि 2024 की बात करें तो 2024 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो 2024 में इसका आयोजन बाकू शहर में किया गया था, जो कि अजरबैजान का आपका एक शहर है। और ये क्वेश्चन आपके TRE 3 में आपका पूछा गया था, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्राज़ील।
इस प्रकार आज के हमारे कंप्लीट 50 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी ऑलरेडी यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं। ऑलरेडी पेट की 2025 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनकी सिटी ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है और आप अपनी अपनी कमेंट करके हमें अपनी सिटी भी बता सकते हैं, जिससे कि हम थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर पाएँ। आपके आने वाले नोटिफिकेशन में आपके 3 से 4 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि एडमिट कार्ड आपके अब डाउनलोड होने वाले हैं। बात करते हैं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी आप पे करंट अफेयर पूछे जाने ही हैं, तो उसके लिए आपकी बहुत जल्द कल या परसों में लगभग आपके 2000 प्लस क्वेश्चंस की आपकी एक मैराथन आने वाली है, जिसका समय लगभग अप्रॉक्स 8 आवर्स होगा। उसके अंतर्गत एक्सप्लेनेशन होगा। एक्सप्लेनेशन को समय तो आपके लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे। आपके जो लास्ट 6 मंथ और 7 मंथ के सभी करंट अफेयर्स को इन्वॉल्व किया गया है, चाहे आपके खेल हो, राजनीति हो, भूगोल हो, ज्योग्राफी हो, सारे जितने भी आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं पैट 2025 के, वो सभी उसमें कवर किए गए हैं। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।